सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच लक्ष्य नीट 2025 के अंदर। आई होप आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही होगी और मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होऊंगा। इफ यस देन फटाफट थम्स अप भेज दीजिए इन द चैट सेक्शन या बहुत बड़े बड़े लाल कलर के दिल भेज दीजिए, जिससे आज के इस सेशन को हम लोग शुरू कर सकें और हम लोग काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें कर सकें। बिकॉज ये जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है, ये जर्नी बहुत अमेजिंग होने वाली है, फ्रूटफुल होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है एंड एट द एंड ऑफ द डे ये ईल्डिंग भी होने वाली है, यानी आपको एक मेडिकल कॉलेज की सीट भी इसी जर्नी के थ्रू मिलने वाली है। तो इस जर्नी को शुरू करने से पहले हमारा टेम्परामेंट पॉजिटिव होना इज रियली इंपॉर्टेंट। तो आज हम पूरे साल का एक फेट प्लान बनाएंगे। मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल है उससे आपको थोड़ा सा मैं वाकिफ करवाऊंगा एंड अल्टीमेटली हम लोग एक रोड मैप तैयार करेंगे जो कि हम लोग पूरी साल फॉलो कर रहे होंगे एंड आई विश कि आप लोग मेरे बताए हुए रोड मैप पर जरूर चलेंगे। पिछली बार काफी सारे अर्जुनास थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और आई फेल्ट रियली प्रिविलेज्ड कि मेरे को दोनों अर्जुना पढ़ाने का मौका मिला, अर्जुना 1.0 एंड अर्जुना 2.0 एंड काफी सारे अर्जुनास अब लक्ष्यंस बन चुके हैं एंड काफी सारे और भी नए स्टूडेंट्स हैं जो कि शायद मुझसे नहीं पढ़े होंगे, तो उनको एक बार मेरे बारे में भी सारी बातें पता होनी चाहिए। मैं जब भी अपना पहला सेशन लेता हूं, एक पूरे साल का पहला सेशन, उसमें मैं अपने बारे में कुछ चीजें स्टूडेंट्स के साथ साझा करता हूं, उन्हें बताता हूं। और इस सेशन में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करने वाले हम लोग, 50% पढ़ाई करेंगे, 50% हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस पूरी साल क्या होने वाला है एंड उस 50% डिस्कशन में आपको मुझसे दोस्ती करनी है और मुझे आपसे दोस्ती करनी है। मेरा पहला सेशन हमेशा इसी चीज के लिए डिवोटेड होता है कि मैं स्टूडेंट्स को अपना दोस्त बना पाऊं। आप मुझे अपना गुरु माने या ना माने, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू माइट बी कॉलिंग मी विपिन सर, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट इफ यू आर कॉलिंग मी विपू भैया, दैट इज अनदर लेवल ऑफ पीस फॉर मी। वो चीज मुझे लगता है कि हमें बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग बनाती है एंड मैं आपके साथ ये जो एकेडमिक जर्नी है ये तो शेयर करने ही वाला हूं, लेकिन जब आप मुझे अपना बड़ा भाई कंसिडर करेंगे और आप मेरे सामने सारी अपनी प्रॉब्लम्स खोल के रख देंगे, तो आप मान के चलिए कि मैं आपको एकदम राइट गाइडेंस दे रहा हूंगा। बिकॉज जिस फेज में आप हैं उसी फेज में मैं भी हूं। मैं भी एक स्टूडेंट हूं एक टीचर के साथ साथ, और मैं अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूं और मैं अगले 10, 15, 20 साल भी शायद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगा या फिर उसके बाद भी। इतना तो मैंने सोचा है कि मैं कभी पढ़ना नहीं छोड़ने वाला, हमेशा मेरी पढ़ाई कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो मैं आपके साथ एक स्टूडेंट माइंडसेट से भी कनेक्टेड हूं, तो वो चीज जो है हम लोगों के बीच में एक अलग से स्ट्रिंग क्रिएट करती है, एक अलग से बॉन्ड क्रिएट करती है और वो बॉन्ड बहुत प्योर है। पिछली बार जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने उस बॉन्ड को फील किया है, उस बॉन्ड को ऑब्जर्व किया है। एक साथ एक साल पूरी जर्नी के अंदर हम लोग साथ साथ चले हैं, तो दे अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। ये बात सिर्फ और सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए है, नए लोग जो जारविस आर्मी के मेंबर बनने वाले हैं उनके लिए है। तो हम लोग आज काफी सारी बातें करेंगे, एकदम मान के रखिए कि दिल खोल के आपके सामने मैं रख दूंगा और उसके बाद आपकी मर्जी आप इस जर्नी को कैसे देखना चाहते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआत पॉजिटिव होनी चाहिए और अंत पॉजिटिव मैं बना दूंगा। इतना अपने भाई के ऊपर भरोसा रखना कि पूरी साल अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो एंड बहुत शानदार होगा, आपकी सोच से बेहतर होगा। बस आपको डेली अपना टाइम जो है ईमानदारी से हमको देते रहना है। तो अगर हम शुरू करने के लिए तैयार हैं इस सेशन को, तो एक बार फटाफट से लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए। रुकने नहीं चाहिए लाल कलर के दिल, उनसे हमें बहुत ज्यादा लगाव है मेरे दोस्तों। सबसे पहले क्योंकि आप अगर मुझसे पढ़ चुके हैं तो वेल एंड गुड, आप मेरे बारे में अच्छी खासी बातें जानते होंगे। हम लोग बैच के बीच में भी कई बार कुछ महत्वपूर्ण किस्से शेयर करते रहते हैं, और अगर आप मुझे नहीं जानते तो बहुत जरूरी है आपको मुझे जानना। बिकॉज मैं हमेशा जब भी पहला सेशन लेता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने बारे में जरूर बताता हूं। बिकॉज आई बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट, इनिशियली मैं एकेडमिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने एकेडमिक्स को कुछ अलग नजरिए से देखना शुरू किया और बहुत सारे कीर्तिमान बनाए। और वो कीर्तिमान जो है वो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे शेखी मारनी है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे बहुत बड़ाई चाहिए या मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये सारी बातें करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन गोल्स को अभी से परसीव करना स्टार्ट करें। मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं एकदम लाइव एग्जाम्पल मानूं कि इसने बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ रखा है और उसको मैं एग्जैक्टली देख के अपनी लाइफ का रोड मैप बना पाऊं।
तो मेरे पास ऐसी इंस्पिरेशंस बहुत कम थी, इसीलिए किताबों से एक लगाव हुआ और किताबी पात्रों से ही एक इंस्पिरेशन मिली। जैसे मेरी इंस्पिरेशन है लियोनार्डो दा विंची, एरिस्टोटल साहब, कलाम साहब, जिनको अपने डिसिप्लिन के अलावा और भी काफी सारे डिसिप्लिन की नॉलेज थी। जैसे हम लोग तो बायोलॉजिस्ट हैं, आप एरिस्टोटल साहब के बारे में जानते होंगे दैट ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, पर आपको काफी चीजें नहीं पता होंगी। ही इज अ वेरी वेल नोन नेम इन फिलोसफी ऑल्सो। उनको अरस्तु कहा जाता था। अरस्तु और सुकरात की फिलोसफी के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज एरिस्टोटल एंड सोक्रेट्स। ड्रामा में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ही इज फादर ऑफ जूलॉजी ऑल्सो। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। यानी अपनी फील्ड के अलावा भी काफी फील्ड्स पे उनकी मास्टरी थी। इट मीन्स दैट ही वॉज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उनको जो लगता था, जो दिखता था, वहीं से वो नॉलेज निकालने की कोशिश करते थे। एंड दिस इज सच अ पॉजिटिव थिंग, जो कि अगर हम अपनी लाइफ में 1% भी ला पाए, नेक्स्ट लेवल का मजा आ जाएगा भाई। अगर मैं आपको अपनी एकेडमिक जर्नी की बात बताऊं तो आई एम अ केवियन। 12 साल की पढ़ाई मेरी केंद्र विद्यालय से हुई है, बिकॉज माई फादर वॉज एन आर्मी ऑफिसर। अभी पिताजी रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद आई बीन टू अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जहां मैं टॉपर रहा यूनिवर्सिटी का। उसके बाद आई हैव डन माय मास्टर्स इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां पे आई वाज अनसरपास्ड रिकॉर्ड होल्डर, जहां पे मेरे फाइनल सेमेस्टर और थीसिस डिफेंस में मेरे को 99% मार्क्स मिले थे और O+ ग्रेड मिला था। दैट वाज आउटस्टैंडिंग एंड आई वाज द ओनली वन टू अचीव दैट ग्रेड। एंड उसी के साथ साथ मुझे गोल्ड मेडल और बेस्ट थीसिस अवार्ड भी दिया गया था। अपने एकेडमिक जर्नी के अंदर मैंने काफी सारे एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए। अगर आप यूजी लेवल पे बात करें तो आई हैव क्रैक नीट, PIMS AICT, AIMS CICT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जहां पे मेरी मेरिट रैंक 7 थी। पीजी की अगर आप बात करें तो IIT दिल्ली द्वारा कंडक्टेड IIT जैम, IIT बॉम्बे द्वारा कंडक्टेड IIT जैम, TIFR जहां पे मैं हरियाणा का टॉपर था। एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर NCBS दैट इज नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर त्रिवेंद्रम, NBRI दैट इज नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड उसके अलावा और भी काफी सारे एंट्रेंसेस जैसे कि CU CET PG, जिसमें मेरी मेरिट रैंक फर्स्ट थी और उसी के थ्रू मैंने अपनी सीट अलॉट करवाई थी। देन एट द टाइम ऑफ PhD ऑल्सो IIT गुवाहाटी द्वारा कंडक्टेड IIT गेट एंड CU CET PhD, जहां पर मुझे अपनी PhD सीट अलॉट हुई थी। मेरा जो काम है वो कैंसर के ऊपर है और ग्राफीन क्वांटम नैनो डॉट्स पे मैं काम करता हूं, यानी आई एम अ नैनो बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं। मेरे नाम पर 6 किताबें हैं, 19 रिसर्च पेपर हैं। एंड भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे 3 बड़े जो पब्लिकेशन हाउसेस हैं, दैट इज स्प्रिंगर, एल्जेवियर एंड उसके साथ साथ टेलर एंड फ्रांसिस, इन तीनों में हमारा पेपर आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेलर एंड फ्रांसिस में हमारा पेपर जस्ट लास्ट टू लास्ट वीक ही कंफर्म हुआ था। तब मुझे पता लगा था कि दुनिया की टॉप 3 पब्लिकेशंस में हम कहीं कहीं काम कर चुके हैं। उसके अलावा इस बार हमने मेडिजी लिखी है, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया और बेस्ट सेलर बना दिया 15 दिन के अंदर अंदर। दैट वाज अनदर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसके अलावा अगर बात करें रिसर्च की तो आई वर्कड एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो। आई वॉज साइंटिफिक ऑफिसर एट एक्सेलोजन बायोटेक। वहां मैंने रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन किया था, लेकिन लेटर आई बिकेम साइंटिस्ट और अब मैं आपके साथ यहाँ फिजिक्स वाला पे पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग करते हुए मुझे 8 साल हो गए हैं। एंड उसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर मैं कनेक्टेड हूँ अलग अलग तरीके से। काफ़ी सारे स्लम स्टूडेंट्स हैं जिनकी हम हेल्प करते हैं, जिसके लिए आई हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। काफ़ी सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो मुझे मिले जो कि नेशनल रेप्यूट के हैं, जैसे कि हाई कमिश्नर मेडल, गवर्नर्स अवार्ड, भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दैट इज पद्मश्री। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि उसके लिए मेरे इलाके से मुझको संबोधित करने का मौका मिला। उसके लिए इस बार 2024 में मुझको नॉमिनेट किया गया था। हालांकि मुझे लगता है मेरी औकात बहुत कम है अभी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ होती है तो इनसे मुझे और मोटिवेशन मिलती है लाइफ में और प्रेरणा मिलती है बेहतरीन काम करने की। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम शेयर करते रहेंगे। अभी एग्जैक्टली इतना ध्यान भी नहीं आ रहा कि और क्या क्या है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, वो सारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो दिस वॉज मी, और ये सब बताने का सिर्फ एक ही मोटो है कि आई एम अ अकेडमिकली क्रेडिबल पर्सन। मैं आपको बिल्कुल ये सलाह नहीं दे सकता कि स्विमिंग कैसे करनी है, मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दे सकता कि मेडिटेशन कैसे करनी है। आई एम नॉट अ प्रो इन दैट, बट मेरे दोस्त जिस चीज़ में मैंने अपने जिंदगी के काफ़ी सारे साल दिए हैं, उस चीज़ में आई होल्ड ग्रेट क्रेडिबिलिटी। व्हेन इट कम्स टू अकेडमिक्स, आई एम एन इंडियन रिकॉर्ड होल्डर, एन एशियन रिकॉर्ड होल्डर एंड 100 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट की टीम के साथ ESN पब्लिकेशन के साथ मिल करके हमने इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी अटेम्प्ट किया था एंड वो भी हम लोग लेने में कामयाब रहे। तो दुनिया की सबसे जो मोटी किताब है उसमें भी आई वर्कड एज एन ऑथर एंड एडिटर। तो आप एकेडमिक्स में तो मेरी काबिलियत का लोहा मान सकते हैं कि यहां पर अगर मैं आपको कुछ सलाह दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे प्रोडक्टिव रहना है, कैसे कम टाइम में ज्यादा आउटकम लाना है, कैसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फोड़ना है,
तो वो सलाह आपके लिए एकदम कॉन्क्रीट होंगी। मैंने खुद उन सारी चीजों को आजमा कर देखा है और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं दोस्त। और पिछली साल से इस साल का इंट्रोडक्शन हमारा बड़ा है और अगली साल मैं गारंटी कह रहा हूं इससे बड़ा इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि दिस इज इट, इतना कर लिया, बहुत ज्यादा हो गया। नहीं भाई, वी आर हियर फॉर अ पर्पस। हमें अगर जन्म मिला है इस धरती पर, अगर हम आए हैं तो एक पर्पस के लिए आए हैं, और मेरा पर्पस एकदम क्लियर है। और अभी मैं अपने पर्पस के बिल्कुल भी नजदीक नहीं हूं। मुझे और काम करना है, और मेहनत करनी है, और बेहतर पढ़ाई करनी है, और सीरियस होना है अपनी रिसर्च को लेकर के। एंड आपको भी थोड़ा सा और सीरियस बनाना है अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो रुकेंगे हम नहीं। एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, कि अगर आप कमिटेड हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आई एम नॉट फ्रॉम अनदर प्लेनेट, है ना। मैंने कुछ अलग नहीं किया दोस्त, लेकिन मैंने जो भी किया डेली किया। द डे आई स्टेप्ड इन माई ग्रेजुएशन, तब से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन मैंने पढ़ाई ना करी हो। चाहे मैं बीमार हूं तो मैं ऑडियो कंटेंट को कंज्यूम करूंगा या वीडियो कंटेंट को कंज्यूम करूंगा, कुछ भी मैं कर रहा हूं, लेकिन आई यूज टू स्टडी डेली। इस दिमाग में कुछ फीड हो रहा है, डेली इस दिमाग को कोई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, लेकिन इस दिमाग में डेली चीजें जाती हैं। तो एक लेयर जो नॉलेज की आपके दिमाग में है, उसके ऊपर यू आर अबाउट टू मेक अनदर लेयर एंड सो ऑन। ऐसे करके आप बहुत बड़ा महल खड़ा कर सकते हो नॉलेज का अपने दिमाग में। एंड इस चीज की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप यंग हो और आप डिटरमाइंड हो, आप अपने आप को बहुत डिसिप्लिन्ड मानते हो या डिसिप्लिन्ड होने की कोशिश कर रहे हो, और अगले कुछ महीनों में आप अपने आप को पूरा का पूरा पढ़ाई के लिए डिवोट करने के लिए तैयार हो, तो आपकी जर्नी बहुत खास होगी। ऑनेस्टली मैं जेन्युइनली बता रहा हूं भाई, बहुत मजा आ जाएगा आपको। सर एज क्या है आपकी? यार 11 मई को मैं 27 तारीख का कह रहा हूं, 27 साल का हो जाऊंगा। अभी मेरी उम्र 26 साल है। एंड बर्थडे आने वाला है, 1 महीना है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम यू, है ना। पेटीएम नंबर मैं दे दूंगा, उस पर कुछ कुछ भेजते रहना भाई। यहां पर एक रूल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की धज्जी उड़ाने के लिए देयर इज अ रूल कॉल्ड 5P रूल। ये पांचों पी जो है ना, इनमें से कुछ पी आपको आज से ही शुरू कर देने हैं, और आज मैं आपको वो पी जो है शुरू करके दूंगा, है ना। आज हम इसी पे काम कर रहे होंगे। पहला पी है प्रॉपर, दूसरा पी है प्लानिंग, तीसरा पी है प्रिवेंट्स, चौथा पी है पुअर, एंड पांचवा पी है परफॉर्मेंस। पांचों को एक साथ एक सेंटेंस में लगाएंगे तो आपको कुछ अनोखा मिलेगा। प्रॉपर, प्लानिंग, प्रिवेंट्स, पुअर, परफॉर्मेंस। अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस पुअर ना हो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मुंह के बल नहीं गिरना चाहते, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, और ये प्रॉपर प्लानिंग डे 1 पे होती है। और वो डे 1 आज ही है दोस्त, 1 अप्रैल है, लेकिन बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, मां की कसम, है ना। प्रॉपर प्लानिंग में हम आज एक एक एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको एग्जैक्टली नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए क्या क्या चाहिए, उससे बाहर मत जाइएगा। एक रोड मैप अगर आप बनाएं तो प्लीज मेक श्योर आप उसको फॉलो करें। डेली दीवार पे नया टाइम टेबल लगाना, उसको उखाड़ना, या फिर उसी के ऊपर दूसरा टाइम टेबल चिपकाना, इससे सिलेक्शन नहीं होते हैं। आपने 11वीं में ये सारी चीजें बहुत बार करके देख ली होंगी। नाउ इट्स टाइम टू गेट अ बिट सीरियस, और सीरियस नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप मुंह ऐसा बैंगन जैसा बना के बैठे हो, सोलेनम मेलोंजिना जैसा, नहीं मेरे भाई। सीरियसनेस और सिंसियरनेस में फर्क है। यू नीड टू बिकम सिंसियर, यू नीड नॉट टू बिकम सीरियस। खुश रहो जिंदगी में, मजा करो। पढ़ाई कर ली 6 घंटे, उसके बाद धूल उड़ा दो भाई, पूरे मोहल्ले को पता लग जाए कि इस बंदे की 6 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। अब ये अफरा तफरी करेगा, अब ये अफलातूनी करेगा, अब ये गटर मस्ती करेगा, अब ये खेलेगा कूदेगा, आवाज लगाएगा मोहल्ले में, जो करना है करेगा, बिकॉज यू हैव डन योर वर्क। दैट्स इट, दैट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से डेली कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, आपको गिफ्ट मिलना चाहिए। और वो गिफ्ट क्या है? खुशी ही तो है। अगर आज आपने अपना काम रात के 8 बजे खत्म कर दिया, क्या प्रॉब्लम है 10 बजे तक टीवी देखने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखो, जो देखना है देखो। मेरे दोस्त, कुछ ऐसे अपने ऊपर बर्डन मत लाना, अपने आप को ओवर बर्डन मत करना। बहुत कच्ची सी उम्र है, बहुत कच्चा सा दिमाग है, बहुत नाजुक सी उम्र में ना बहुत बड़ा सपना देख लिया है हमने, इस दुनिया को ठीक करने का, डॉक्टर बनने का। लेकिन यह सपना पूरा तभी होगा जब आप बहुत पॉजिटिव चलेंगे और बहुत हेल्दी चलेंगे।
इस तैयारी में कभी भी आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। अपने आप को इस तैयारी के नीचे, इस एग्जाम के नीचे दबाना नहीं है। एजुकेशन का मकसद क्या है? टू एम्पावर अदर्स, टू एनलाइटन अदर्स। एजुकेशन का मतलब यह नहीं होता कि मैं अपनी शिक्षा का घमंड खा जाऊं और बाकी लोगों को दबा दूं, नहीं, बल्कि उसका मकसद यह है कि मैं औरों को एनलाइटन कर सकूं, औरों को एम्पावर कर सकूं। यह शिक्षा का असली महत्व है। तो आप शिक्षित होंगे, आप पढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, तो उससे आप पूरी दुनिया को एक पॉजिटिविटी दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका खुद का पॉजिटिव होना तो जरूरी है। आप आगे चल के पूरी दुनिया को हेल्दी बनाने की बात कर रहे होंगे डॉक्टर बनके, लेकिन क्या आप इस जर्नी के दौरान खुद हेल्दी थे? नहीं मेरे भाई। इसीलिए आपको हर चीज सोच समझ के करनी है और आराम आराम से चलना है ना। आप सीरियस होकर 12 घंटे भी पढ़ोगे, 6 घंटे का आउटपुट निकाल पाओगे। आप खुश रहकर 6 घंटे पढ़ोगे तो भी 6 घंटे का ही आउटपुट निकलेगा। सिलेक्शन उसका नहीं होता जो ज्यादा देर हाथ में किताब पकड़ के बैठता है। सिलेक्शन उसका होता है जो उस किताब की इज्जत कर रहा है। और किताब की इज्जत किस चीज में है? उस किताब को रंग बिरंगा करने में, उस किताब की पढ़ पढ़ के धज्जियां उड़ा देने में, उस नई किताब के कवर फाड़ देने में, उसमें किताब की इज्जत छुपी हुई है। और आपको किताब की इज्जत करनी है। आपको एनसीईआरटी की इतनी इज्जत करनी है कि कोई आपकी एनसीईआरटी देखे तो पहचान ना पाए कि एनसीईआरटी है। उसके ऊपर हाथ के इतने निशान हो, मतलब अलग सलग गंदे संदे हाथ लगे हुए हैं, उसके ऊपर पेज पूरे सफेद से ब्राउन हो रखे हैं भाई। हर एक लाइन इतनी बार हाईलाइटेड है, हर एक पॉइंट इतनी बार हाईलाइटेड है कि आपके दिमाग में यह भी छपा हुआ है कि आपने उसे किस कलर से हाईलाइट किया। एनसीईआरटी एक महासागर है। कहने को ये 250-300 पेज की किताब है, लेकिन इसको अगर आप एक्सप्लेन करने पे आओगे और एक ऐसी किताब लिखोगे जो इसको डिकोड कर रही है तो इसे डबल ट्रिपल पेज लग जाएंगे। इट कंटेन्स दैट वेरी इंफॉर्मेशन इन अ कंसोलिडेटेड स्पेस। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक किताब है मेरे भाई। आज आपको इसका एक छोटा सा डेमो दूंगा। आज मैं जब आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, एंड तब आपको एक क्लैरिटी आएगी, एक चीज दिखेगी जो शायद आज तक ना दिखी हो। तो प्रॉपर प्लानिंग करेंगे हम लोग, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे हम अपने आप को खराब परफॉर्मेंस से बचा पाए। लेक्चर फ्लो क्या होगा, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, सारी चीजें आपको बताता हूं। आराम से सुनिएगा और ध्यान से इन सारी चीजों को आज ही एम्बाइब करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज है हमारे क्लास नोट्स। यानी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा तो मैं कभी भी कुछ लिखकर नहीं लेकर आता टॉपिक के नाम के अलावा, यानी मैं हर चीज आपको लिखकर पढ़ाता हूं। तो क्लास नोट्स आपको एज इट इज मेरे साथ साथ लिखने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि मैं भी साथ साथ ही लिख रहा हूं। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग क्लास के अंदर ही कराता हूं, यानी एक बार आपको मेरी एनोटेटेड एनसीईआरटी मेरे साथ साथ रीड करनी है। तो मैंने आपको पहले पूरा कंटेंट पढ़ाया, फिर मैंने आपको क्लास में ही एनसीईआरटी याद करा दी, सारी बातें यहां पर हो गई। फिर हम एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हमारी किताब से, जिसका नाम है पंच। ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच से हमने शब्द बनाया पंचायत। इसमें हमारे सारे भाई बैठते हैं, इसमें हम सरपंच होते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स बैठ करके एक फ्रूटफुल डिस्कशन कर रहे होते हैं। अगर आपने पंच नहीं देखी है तो काफी मोटी किताब है ना, वन ऑफ द थिकेस्ट बुक फॉर नीट प्रिपरेशन। ये हमारी ऑब्जेक्टिव पंच है। इस साल ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी, मई में इसका नया एडिशन आएगा, बट मैं स्टिल रेकमेंड करूंगा अगर किसी को लेना है तो पुराना एडिशन ले सकता है। पीडब्ल्यू स्टोर और अमेजॉन पे अवेलेबल है। इसके आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, प्लस मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, तो काम डन। इसके बाद मेरे दोस्त मैं आपको एक डीपीपी देता हूं, जिसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको प्रैक्टिस करके आपकी एनसीईआरटी पर कमांड और स्ट्रांग होगी। प्लस मैं इसका सोल्यूशन भी बनाता हूं, तो आप उन सोल्यूशंस को देख के नई नई चीजें सीख भी रख सकते हो। अगली चीज आपको मिलती है हमारी मैडीजी, है ना। मैडीजी के जो नोट्स हैं ये भी आप ला सकते हो। अगर आपको क्लास में नोट्स नहीं बनाने, आप चाहते हो कि आपका मेन जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट को समझने पर हो, तो मैंने ऑलरेडी अपने हैंड रिटन नोट्स की किताब लॉन्च कर दी है, जो कि हाथ से लिखी हुई है पूरी एंड टू एंड। ये मेरी ही हैंड राइटिंग है, मेरे ही नोट्स हैं। इट इज कॉल्ड एज मैडीजी। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। एक आधा पन्ना आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, जो कि क्लास में आपको एक्स्ट्रा बातें बताई जाएंगी। तो आपका नोट बनाने का टाइम बचता है। अब आप कितने स्मार्ट हो उस चीज पर ये चीज डिपेंड करती है। क्लास में नोट्स बनाना चाहते हो तो भी दैट्स कंप्लीटली फाइन। फिर आपको नीट के सबसे ज्यादा जरूरी पीवाईक्यू, हम लोग 2013 से 2023 तक के, और आपका पेपर जब 2024 का हो जाएगा तो उसके क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। यानी 11-12 साल के सवाल हम लोग आपके क्लास में ही कर लेंगे। इसके अलावा आपके माइनर टेस्ट होंगे, और माइनर टेस्ट के बाद आपके मेजर टेस्ट होंगे। AITS यानी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी, यानी कि आपको मैं सिलेबस कम से कम 10 बार करा दूंगा।
इसके अलावा और भी चीजें हैं, दीज आर द मेन थिंग्स। इसके अलावा और भी चीजें हैं, ये सारा नहीं है भाई। इसके अलावा मैं आपको अपने हैंड रिटन स्मॉल नोट्स भी दूंगा, शॉर्ट नोट्स भी दूंगा 1-2 पेजेस में, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे उनको देख के फटाफट निकल जाओ। मैं आपको माइंड मैप भी बनवाऊंगा, आपका एग्जाम से पहले एक बार फुल फ्लेजेड रिवीजन भी कराऊंगा, यानी मैं कम से कम 10 बार आपको सारी चीजें अलग अलग स्टाइल में पढ़ा चुका हूंगा। अगर आप सिर्फ बैच में सीरियस हो तो आपको कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। इफ यू आर सीरियस विद बैच, अगर आपने ये बैच ले लिया है, आप बहुत ईमानदार हो, आप हर क्लास को देख रहे हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर उठा के बैठ जाओ, सब क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा दोगे फॉर श्योर, आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो हर लेक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है ना। बोर्ड की भी पूरी तैयारी यहीं पे हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 में से 100 मारोगे। अपना व्यवहार टीचर्स के साथ अच्छा रखना, जिससे कि आपको स्कूल में 30 में से 30 नंबर मिल जाए, बाकी 70 में से 70 दिलाने की जिम्मेदारी हमारी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ये सारा हमारा बैच का फ्लो रहने वाला है, ये सारी चीजें हम आपको देंगे। अब सिलेक्शन के लिए आपको किस दिशा में जाना है ये मैं आपको बता देता हूं दोस्त, क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सोल थ्योरी कंटेंट। बेस्ट थ्योरी कंटेंट, सोल थ्योरी कंटेंट, जिसके अलावा आपको मुंह उठाकर कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, और वो कंटेंट आपको क्लास में ही मिल जाएगा, यानी अपना कंटेंट, भाई की क्लास का कंटेंट। इसके अलावा आपको कहीं और नहीं जाना है। इतनी थ्योरी मोर देन सफिशिएंट है कुछ भी क्रैक करने के लिए, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब आप जितना ऊपर सोच सकते हो वो आपके लिए बेहतर है, जितना ऊपर सोच सकते हो आप सोच लीजिए। ये थ्योरी कंटेंट मोर देन सफिशिएंट होने वाला है, मोर देन एम्पल होने वाला है। इसके बाद आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको बैच में फ्रीली क्या मिल रहा है, डीपीपी मिल रही है। क्या सफिशिएंट होती है सर? बिल्कुल सफिशिएंट होती है, लेकिन हाथ में एक किताब चाहिए होती है। या तो आप डीपीपी इसका प्रिंट निकाल लो, जो कि ऑब्वियसली आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और डीपीपी में कोई भी बात आपको नहीं मिले तो एक टेक्निक जो कि हम हमेशा यूज करते आए हैं, उसका नाम क्या है, सप्लीमेंटेशन टेक्निक। इससे भागना नहीं है, इसको अपनाना है। सप्लीमेंटेशन टेक्निक ये क्या होता है सर? मेरे भाई कई बार ऐसा होगा कि मैं जानबूझ के डीपीपी में एक ऐसा सवाल दूंगा जो आपसे ना बने, और आपको उस सवाल को देखकर डरना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको उस सवाल को अपने नोट्स में सप्लीमेंट करना है, जिससे कि आप अगली बार जब ऐसा कोई सवाल देख रहे हो तो आप उसकी धज्जी उड़ा पाए। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन टेक्निक। कोई PYQ है 2013 से पहले का, वो हत्थे चढ़ गया भैया, है ना, और ऐसा लगा ये तो नई NCERT पढ़ के हो ही नहीं रहा है सर। क्या करें? डरने की जरूरत नहीं है, उस कॉन्सेप्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर लीजिए। अगली बार जब आपको सेम सवाल दिखेगा तो क्या आप बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटेशन, राइट। तो प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी मिलेगी। डीपीपी के अलावा आप क्या ले सकते हैं, आप पंच ले सकते हैं, या आप मॉड्यूल ले सकते हैं, राइट। आप मॉड्यूल ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, अपने हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टेक फॉर श्योर इज टेस्ट। आपके बैच में बहुत सारे टेस्ट हैं, इन टेस्ट को आपको बहुत सीरियसली, बहुत ईमानदारी से देना है स्टार्टिंग से ही। ये नहीं देखना कि भाई अभी तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं तो एंड में टेस्ट दे लूंगा। नहीं मेरे भाई, नहीं। यहां पर आपको टेस्ट शुरू से देने हैं और बहुत सीरियसली देने हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है टेस्ट एनालिसिस। सर ये क्या होता है? पहले टेस्ट में समझ लीजिए कि आपका 720 नंबर का टेस्ट था, और 720 नंबर के टेस्ट में से आपके आए 600 नंबर। आपने ईमानदारी से टेस्ट दिया, 600 नंबर का आपको जेन्युइनली काम आता था, पर अब आपको यह एनालाइज करना है कि ये 120 नंबर कहां गए। समझ लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते ही नहीं थे, आपने पढ़े ही नहीं थे। 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके कॉन्सेप्ट ही आपके लैक थे। आप क्या करोगे? आप इन 10 क्वेश्चन के कंसेप्ट को पढ़ोगे और इन 10 क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। अगर आपके 10 क्वेश्चन सही बन गए तो 40 नंबर का जुगाड़ आपने कर लिया, और अब खेल आता है बचे हुए 80 नंबर का। 2 आपने बबल गलत भर दिए, यानी आपका 10 नंबर का काम यहां पर खराब हो गया नेगेटिव मार्किंग में। 2 आपने बबल एरर कर दिए, तो अगली बार आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि धीरे धीरे करत करत अभ्यास के, है ना भैया, अपने आप को सुधारोगे।
और धीरे धीरे इस बबल एरर को कम करोगे जिससे आप ओएमआर सही तरीके से भर पाओ। करेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखो तो 10 नंबर का काम आपने और कर लिया, अब 70 नंबर का काम बचा। ये जो 70 नंबर का काम है इसमें आप क्या कर रहे होंगे, इसमें आप और देख रहे होंगे कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या मुझसे क्वेश्चन पढ़ने में कोई सिली मिस्टेक हुई, क्या मुझसे आंसर मार्क करने में कोई सिली मिस्टेक हुई। हाँ सर, 10 क्वेश्चन में तो मैं एंड और नॉट एंड दा में ही कंफ्यूज हो गया, यानी कि मैंने 40 नंबर का काम यहां पर गवा दिया, इन क्वेश्चंस को मैं ठीक से सॉल्व नहीं कर पाया। एंड सिमिलरली आपको आइडिया लग जाता है कि ये जो 600 नंबर हैं इनके अलावा बचे हुए जो बाकी के नंबर है ये कहां से आएंगे, ये आपको पता लगेगा मेरे दोस्त आफ्टर एनालिसिस, है ना। तो आपको अच्छे तरीके से टेस्ट को एनालाइज करना है और उसके बाद आपको रिवीजन करने हैं। आप लोग पूछते रहते हो सर कितने रिवीजन करें, कम से कम ओवरऑल आपको कम से कम ओवरऑल 7 से 8 रिवीजन करने हैं। अगर आपको 7 से 8 रिवीजन करने हैं तो जाहिर सी बात है आपके रिसोर्सेज बहुत कन्फाइंड होने चाहिए। आप अगर एक बहुत मोटी किताब को पढ़ते हो तो आप उसे बार बार नहीं पढ़ सकते, आपको चीजों को शॉर्ट करना होगा। यू नीड टू मेक थिंग्स वेरी क्रिस्प, तभी आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। आपका रिवीजन प्रॉपर्ली इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि एक तो आप उसे टाइमली स्टार्ट नहीं करते, 3 महीने बाद रिवीजन करेंगे सर, तब तक पता ही नहीं लगता कि पढ़ा क्या था, तब तक पढ़ा हुआ तो दिमाग से साफ हो जाता है मेरे भाई, तो रिवीजन क्या करेंगे। अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो कोशिश करिए 1 वीक के अंदर अंदर उसका पहला रिवीजन हो जाए, 1 मंथ के अंदर अंदर उसका दूसरा रिवीजन हो जाए। और सबसे बेस्ट तो यह है कि आपने आज ही चीज पढ़ी है तो आज ही उसका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, आंखों के सामने से पूरे डेटा को एक बार निकाल लीजिए। ये 3 रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अगर आपने कर दिए तो मामला सेट है। ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद करूंगा, उसमें आपको सेम टाइम ही लगेगा। लेट्स से आज अगर कोई चैप्टर है वो आपने 10 घंटे में पूरा किया, एक चैप्टर है जो 10 घंटे में पूरा हुआ, 3 महीने बाद इसको करने जाओगे तो ये 9 घंटे में पूरा होगा, यानी आपने क्या उखाड़ा, कुछ भी नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वैसे के वैसे ही हैं, बस रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन को आपने काट दिया, यानी पहले जितना ही वक्त लग रहा है इसे रिवीजन नहीं कहते, इसे दोबारा किताब पढ़ना कहते हैं। अगर आपने 10 घंटे में कोई चीज पढ़ी है और इसको आप जब फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो तो आप 2 घंटे में पढ़ पा रहे हो, फिर आप 1 घंटे में पढ़ पा रहे हो, फिर आपको ऊपर ऊपर से चीज देखनी पड़ रही है, 30 मिनट में पढ़ पा रहे हो, 20 मिनट में पढ़ पा रहे हो, और चिट्टी रोबो की तरह ऐसे किताब निकाल रहे हो आंखों के सामने से झटपट एग्जाम के टाइम पे, दैट इज रिवीजन। उसको रिवीजन कहा जाता है मेरे भाई, इसको रिवीजन नहीं कहते। इसमें वी आर नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। तो आपको सिर्फ थ्योरी के लिए लेक्चर देखने हैं, हमारे लेक्चर मोर देन सफिशिएंट हैं। क्वेश्चन के लिए जितने हम क्वेश्चन देंगे वो भी मोर देन सफिशिएंट हैं। टेस्ट आपको ईमानदारी से देना है, अच्छे से देना है, क्योंकि खुद के साथ गद्दारी करके आज तक कोई नहीं जीता। आपको पता है कि आपको एक मेडिकल सीट अगर चाहिए तो वहां ईमानदारी से पेपर देना पड़ेगा। तो यू नीड टू गिव दीज टेस्ट विद फुल ऑनेस्टी एंड आपको रिवीजन करना है कई बार, है ना। एक क्वेश्चन आ रहा है ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। भाई ओल्ड एनसीईआरटी अब लेने का टाइम नहीं है, गो फॉर न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी का जितना भी कंटेंट आपको लगेगा, जितना भी कंटेंट आपको चाहिए होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन द लेक्चर इटसेल्फ अलोंग विद क्वेश्चंस। नई एनसीईआरटी के साथ हम जाएंगे, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं हम लोग ले रहे होंगे। अब एक चीज है जो मैं हर साल देता हूं स्टूडेंट्स को, और पुराने अर्जुनाज को पता भी होगा, इट इज कॉल्ड एज अ सक्सेस प्लानर और अ सक्सेस ट्रैकर। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर डीमोटिवेट हो रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। भाई हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद पता लगा सकते हो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं वाया दिस सक्सेस प्लानर। मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं उन सबके लिए सक्सेस प्लानर डिजाइन किया है। आप समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में अब कितने चैप्टर हैं। बॉटनी के सिलेबस में 7 चैप्टर हैं। पहला रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद इकोसिस्टम एंड देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी इकोलॉजी के तीनों चैप्टर। करेक्ट है। अब मेरे दोस्त अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे लेक्चर देख लिए हैं, मेरी सारी वीडियोस आपने देख ली हैं, लेट्स से 10 वीडियोस हमने बनाई, तो आप टिक कर देंगे सर के 10 के 10 लेक्चर डन। तो आप जीत के थोड़े करीब जा रहे हो। क्या आपने पंच सॉल्व कर ली है या मॉड्यूल सॉल्व कर लिए हैं जो भी आप लेते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर ली है सर। क्या आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं? कहां से कहां तक के आराम से देखिएगा, 2013 से पीछे मुड़ के मत देखिएगा, है ना।
भूतिया पीवाईक्यूज है, डरा देते हैं, है ना, भूतनी बैठी है इसके पीछे, नहीं देखना है इसके पीछे मुड़ करके। 2013 मैक्स टू मैक्स इतना पीछे जा सकते हो, हद से हद। पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए सर, मजा आ गया। नोट्स जो हमने बनाए थे क्या वो रिवाइज कर लिए? बिल्कुल कर लिए। सर ने जो डीपीपीज दी थी क्या उनको उड़ा दिया? बिल्कुल उड़ा दिया। पहला माइनर टेस्ट, दूसरा माइनर टेस्ट दे दिया। उसके बाद खुद टाइम लगने पे रिवीजन कर लिया, कर लिया, सारी चीजें कर ली। तो क्या इस चैप्टर में कोई मेरा हाथ पकड़ पाएगा? खुद बताओ यार, है ना, ईमानदारी से खुद सोचिए। अगर आपने किसी चैप्टर को इतनी बार इतने तरीकों से पढ़ लिया है, क्या दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो अब आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का सवाल पूछे और आप ना बता पाओ? क्या ऐसी कोई भी ताकत है जो आपको अब सिलेक्शन से रोक ले? नहीं, आप सिलेक्ट हो गए ही हो गए। अब इस चैप्टर में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, यह चैप्टर आपका डन है। सिमिलरली मैंने जेनेटिक्स का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका खत्म कर दिया। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने डीपीपी नहीं लगाई और मैंने रिवीजन नहीं किया। मैंने 3 बार रिवीजन किया है, 1 बार रिवीजन मेरा मिस हो गया। तो क्या इसमें मेरा सिलेक्शन होगा? थोड़े से कम चांसेस है मेरे दोस्त। मुझे डीपीपी सॉल्व कर लेनी चाहिए एक बार अपना डर खत्म करने के लिए, और रिवीजन को एक और बार कर लेना चाहिए, तो मजा आ जाएगा, तो सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे, है ना। मैंने नोट्स रिवाइज नहीं करे इकोलॉजी के, बहुत गंदी बात है भाई, बहुत गलत बात है। मैंने लेक्चर नहीं देखे, तो नोट्स कहां से बनाऊंगा, रिवाइज कहां से करूंगा? यहां पर लैग हो गया भाई, यहां पर बैंड बजने के पूरे चांस है, क्योंकि इकोलॉजी आती है नोट्स से। इकोलॉजी में है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। आपने लेक्चर नहीं देखे, नोट्स नहीं बनाए, तो खेल खत्म। यहां तो मल्टीपल रिवीजन चाहिए होते हैं, तो आपने कोई जुगाड़ ढूंढ लिया, आपने कोई छोटा सा लेक्चर देख लिया, आपने उससे शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो मेन इंफॉर्मेशन, मेन कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया। और एक बार अगर मेन कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो कॉन्सेप्ट की तारा रारा हो जाती है, उसके बाद कॉन्सेप्ट वापस मुड़ करके आपकी तरफ नहीं देखता, बुरा मान जाता है। तो यहां पर हमको क्या करने हैं, सारे लेक्चर ईमानदारी से देखने हैं जब भी वक्त लगे, और नोट्स भी बना लेने हैं। यह है आपका सक्सेस प्लानर। आज ही इसको बनाइएगा, ईमानदारी से बनाइएगा। आज ही सारे चैप्टर एनसीईआरटी से देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सबका सक्सेस प्लानर बनाइए। हर पेज पे एक साइड लिखिए चैप्टर के नाम, और यहां लिखिए इतनी सारी चीजें तो हमें करनी ही करनी है। लेक्चर देखना है, क्वेश्चन सॉल्व, पीवाईक्यू, नोट्स, डीपीपीज एंड टेस्ट के साथ साथ 5 बार रिवीजन। दैट्स इट। ये अगर आप करोगे तो मौज हो जाएगी। ये है आपका सक्सेस प्लानर। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, अब आ जाते हैं सिलेबस डिकोड पे, यानी कि इस बार इस साल हमको पढ़ना क्या है ना। 11th का सिलेबस बड़ा था। अगर यहां पे मैं लिख दूं कि 11th का सिलेबस वॉज ग्रेटर देन 12th का सिलेबस, तो कोई गलत बात नहीं होगी, यह बात एकदम करेक्ट है। 12th का सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, और जब आप इनिशियल चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका काम खत्म हो चुका है, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। जैसे सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है ये है यूनिट रिप्रोडक्शन का, जहां आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे वाह सर, आते ही इतना बढ़िया चैप्टर? नहीं भैया, फूल पत्ती वाला है ना। फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे यहां पर। जो आप लोगों को चाहिए वो जूलॉजी में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे होंगे। सेकेंड यूनिट है हमारी जेनेटिक्स। यहां पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं दोस्त, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एंड दूसरी चीज जो है ये है आपका पूरी बायोलॉजी का, समस्त बायोलॉजी का, 11th 12th बॉटनी, जूलॉजी सब मिला करके सबसे बड़ा चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आप आते हो थर्ड यूनिट पे, जहां पर एक ही चैप्टर है छुटकू सा, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी यह है भी छुटके छुटके ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी इंसानों के लिए माइक्रोब्स क्या अच्छे अच्छे काम करते हैं। अभी तक तो हमें यही लगता है कि बीमारी कॉज करते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे काम क्या करते हैं, ढंग के काम क्या करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
अगली यूनिट है इकोलॉजी, जहां पर पहला जो चैप्टर है ये है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। दूसरा जो चैप्टर है ये है सबसे छोटा, सबसे आसान, एकदम घर का चैप्टर, इकोसिस्टम। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जब आप पढ़ लोगे तो इकोसिस्टम को भी आप लपेट के रख दोगे। इसके अगला जो चैप्टर है भैया ये है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये आपके 7 चैप्टर हैं, ये आपका पूरा सिलेबस है। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो सिलेबस है ना, उसमें 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, मतलब एक दिन में एक चैप्टर भी उड़ा सकते हो, और उससे आपके नीट के भी सारे सवाल बन जाएंगे, उससे आपके बोर्ड के भी सारे सवाल बन जाएंगे। आपका बायोलॉजी का सबसे छोटा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इकोसिस्टम, ये पहले कभी बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, पहले इसका बहुत फैला हुआ कारोबार था, आज के दिन में इतना फैला हुआ कारोबार नहीं है। इसमें से 2 टॉपिक्स यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम सर्विसेज हटा दिए गए हैं, तो अब यह छोटा हो गया है, अब इसका एक हिस्सा निकाल लिया गया है। और बायोडाइवर्सिटी पहले भी काफी छोटा चैप्टर था, तो ये 3 क्या है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। और बचे हुए जो सारे के सारे आपके चैप्टर है ना, ये बाप लेवल चैप्टर है, बहुत बड़े चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका मीडियम साइज का चैप्टर है। ये भैया ये 2 चैप्टर हैं, ये आपका पूरा का पूरा मान के चलिए लगभग 40 to 50% आपका सिलेबस इन 2 चैप्टरों में छुपा हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इन 2 चैप्टरों में आपका मैक्सिमम सिलेबस छुपा हुआ है। जान बसी हुई है आपकी 12th क्लास बॉटनी की इन दोनों चैप्टर्स में। इनकी गर्दन जिसने सही से तोड़ दी वो भाई नीट में भी एकदम धूम मचा देगा और बोर्ड में भी धूम मचा देगा। ये चैप्टर हमारे प्राइम टारगेट्स हैं। इनकी शक्लों को बहुत गौर से देखना है हमको, क्योंकि अपने दुश्मन पे एकदम खड़ी निगाह होनी चाहिए कि ये हमसे अटपटे चटपटे सवाल पूछ सकता है। इनको हमें बहुत तगड़े तरीके से डिकोड करना पड़ेगा। यहां पूरा का पूरा गेम छुपा हुआ है, राइट। बाकी सारे चैप्टर आसान हैं, आप आराम से इनको डिकोड कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी मेन हमको जो फोकस लगाना है, कंसेप्चुअल फोकस, वो इन दोनों चैप्टर्स पे लगाना है। बाकी ये दोनों चैप्टर जब पूरे हो जाएंगे तो हम मिठाई बांट देंगे, उसके बाद हम 12वीं पास हो चुके होंगे। ये सब हम लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कर तो हम ये भी आराम से लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये लंबे हैं। ये लेते हैं आपकी पेशेंस का इम्तिहान, ये करते हैं आपकी पेशेंस टेस्ट कि बेटा तुम मुझे कितनी देर पढ़ सकते हो, मैं ये देखता हूं। सो ये आपको बहुत ज्यादा तंग करके रखेंगे, 1-1, 1.5 महीने फंसा के रखेंगे। दैट्स वाई ये जो है थोड़े से ज्यादा डिस्टर्बिंग चैप्टर्स होते हैं। कॉन्सेप्ट इनमें बहुत मजेदार है और आपको बहुत प्यार से समझ में आएंगे, क्लास में ही सब याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। बहुत मजे से हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा सिलेबस। अब एक चीज की क्लैरिटी पहले से ही दे दूं, क्योंकि काफी बच्चे अभी भी कह रहे हैं चैट सेक्शन में कि 11th बर्बाद। 11th बर्बाद नहीं रहेगी दोस्त, आज ही आपको उसका एक नमूना मिलेगा। आज आई एम गोइंग टू गिव यू अ कॉन्क्रीट डेमो कि आपकी 11th कैसे बर्बाद नहीं रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आश्वासन भी दे देता हूं, आपको एक गारंटी भी दे देता हूं। यहां पर आपकी रिवीजन क्लास होंगी कंप्लीट 11th बॉटनी की, मैं ही लूंगा। कंप्लीट 11th बॉटनी की सारी क्लासेस, एक एक चैप्टर आपको रिवाइज कराया जाएगा। सेकेंडली, जब आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट 12th बॉटनी यानी एकदम एंड टू एंड बायोलॉजी के पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक हम लोग साथ रहेंगे, और ये मैं आपको करवा रहा हूंगा। इसके अलावा बोर्ड में हमारा जो टारगेट है, जो मैं आपको दे रहा हूं, प्रेशराइज करने के लिए नहीं, पर इतना कंटेंट आपको मिलेगा, ये है 100 on 100 का। एंड आपको नीट में जो टारगेट मिल रहा है, अगर हम एवरेज मान के चलें कि 180 नंबर की बॉटनी आती है, हालांकि उससे ज्यादा की ही आती है, तो ये हमारा टारगेट है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, डे 1 पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इस बात की बहुत वैल्यू है। मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा कि आप ये दोनों चीजें पार कर जाओगे। अब आप में इतनी हिम्मत है कि आप इतना कंटेंट ले लो और जो मैं बता रहा हूं वो कर दो, तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम हर साल इतने बच्चे पढ़ाते हैं, आपको भी पता है हर बच्चे का रिजल्ट सेम नहीं आता। स्कूल में भी सेम टीचर 40-50 बच्चों को पढ़ा रहा होता है, पर क्या सारे बच्चों का रिजल्ट सेम आता है? नहीं, बिकॉज द रिजल्ट लाइज विद इन यू। ये रिजल्ट आप देते हो,
और अगले साल भी हम लोग जब सेलिब्रेशन पे मिल रहे होंगे तो आप में से ही कुछ बच्चे टॉप रैंक्स निकाल रहे होंगे और कुछ बच्चे टॉप रैंक्स नहीं भी निकाल रहे होंगे. दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन योर टेम्परामेंट एंड योर पेशेंस एंड योर डिटर्मिनेशन एंड योर परसिस्टेंस कि आप इन सारे कामों को टाइमली कर पाते हो या नहीं. तो आपको सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ठीक से कर लेना है और जो मैं होमवर्क आपको छोटे मोटे दूं उनको ठीक से कर लेना है. ये दोनों टारगेट हम लोग फोड़ रहे होंगे, अचीव कर रहे होंगे. इट इज सुपर अचीवेबल. प्लीज मेक श्योर. लेकिन आज से एक संकल्प ले लो, एक बार चैट सेक्शन में लिख दो कि सर जेन्युइनली हम लोग तैयार हैं और हम लोग अपनी पूरी जान लगाने वाले हैं इस साल. क्योंकि अगर आपकी 11th वेस्ट है तो आपको टेक्निकली 11th और 12th दोनों का एक मिक्सचर पढ़ना है इसी साल. आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ भी जस्टिस करनी है. मैं आपको यह कभी नहीं बोलूंगा कि आप बोर्ड पे ध्यान मत दो, बिल्कुल ध्यान दो भाई. अगर आपका कंसर्न है कि आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, आपका ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. क्योंकि आप जिस क्लास में हो पहले आप उसको करोगे और वक्त मिलने पे आप 11वीं पढ़ोगे. ऐसा नहीं हो सकता कि आप 11वीं को पहले स्टार्ट कर दो और 12वीं को आप वक्त मिलने पे करो, बिकॉज सिलेबस कम है. उस तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्त. ऑलवेज मेक श्योर कि आप पहले इसके साथ जस्टिस करें. 12th कम्स फर्स्ट. उल्टा सीक्वेंस हो गया अब यहां पर. अब आपके लिए 12वीं क्लास का सिलेबस पहले आना चाहिए. 11th कम्स लेटर. 11th का सिलेबस आपके लिए बाद में आना चाहिए. इस चीज को दीवार पे लिख लो कहीं. इस चीज से बिल्कुल भी चूकना नहीं है 1% भी. आपको प्रॉमिस करना है कि हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे. 12वीं हम लोग एकदम साथ साथ लेके चलेंगे और बीच में जब भी हमें वक्त मिलेगा हम लोग 11वीं के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ रहे होंगे. मैं खुद ही पढ़ा दूंगा यार, आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ा दूंगा. लेकिन आपको एक बार डिटर्मिनेशन के साथ यह कह देना है कि सर अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2 महीने बाद मैं किसी और टीचर से पढ़ूंगा, लक्ष्य 2.0 आ जाएगा, लक्ष्य 3.0 आ जाएगा, सर हमें तो सारे फ्री में मिले हुए हैं. ऐसे तो मेरे भाई एंड में हमारी बहुत सारी सीरीज आती है. ऐसे तो उम्मीद भी आई है, प्रचंड भी आई है, महामैराथन भी आएगी. जिंदगी में मौके मिलते रहेंगे, लेकिन आप पहले मौके में ही उसके साथ जस्टिस कर दो, तभी तो आपकी पेशेंस टेस्ट होगी ना. तभी तो आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे कि आपको जो मौका दिया गया आपने उसी में फोड़ दिया. अनटिल अनलेस आपके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, जो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ना हो, तब तक आपको इस बैच को नहीं छोड़ना है. आपको इसी में पढ़ाई करनी है टिल द एंड. इस चीज को एकदम आराम से समझो, बिकॉज एक बार अगर आपको चीजें छोड़ने की आदत लग गई ना तो वो पाइल अप होती चली जाएगी. फिर आप किसी भी चीज के लेकर सीरियस नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको ये जो चीजें छोड़ना है, स्किप करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये बहुत आम लगने लगेंगी एंड अल्टीमेटली दे विल सेट इन योर सबकॉन्शियस माइंड. आपको ऐसा लगने लगेगा यार ये तो डेली का ही अपना. एक टाइम के बाद ना शर्म आनी भी बंद हो जाती है. आपने कई बार देखा होगा और एज अ स्टूडेंट मैंने भी देखा है. कोई घबराने की बात नहीं है इस चीज को एडमिट करने में. हम डेली रात को सोते टाइम ये सोचते हैं यार आज का दिन भी खराब कर दिया, और अगले दिन भी पूरा खराब करने के बाद उस पूरे दिन को रात को बैठ के सेम चीज सोचते हैं. एंड जब 10 दिन आप लगातार ये चीज सोचते रहोगे, दैट विल गेट डाइल्यूटेड. आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा. आप चीजों को उतना सीरियसली नहीं लेंगे जितना आप पहले ले रहे थे, एंड दैट विल कॉज रेग्रेट. और एक बहुत पुरानी कहावत है कि द पेन ऑफ प्रिपरेशन इज बेटर देन द पेन ऑफ रेग्रेट. आप तैयारी करके हार जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठ के सोचते मत रहो, रेग्रेट मत करो. एटलीस्ट उससे तो बचेंगे ना हम लोग. तो इसीलिए आराम से हम लोग तैयारी करेंगे. सारी रिवीजन क्लासेस आपको दी जाएंगी. ये जो यहां पर लिखा है ये एकदम एंड टू एंड आपको मिलेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है. शुरू किया जाए भैया कहानी को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, शुरू करें. फटाफट बता दीजिए दोस्त. अब आ चुके हैं हम लोग मोड पे, एंड आई बिलीव इन अ सिंपल फिलॉसफी, जीरो टाइम पास स्ट्रेटजी. आई डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ टाइम पास इन क्लास. एंड के 5 मिनट हम लोग बैठते हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को केटर करते हैं. क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, उसमें थोड़े बहुत फनी एलिमेंट हम लोग लेकर आते हैं जब भी जरूरत होती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ाई की बात करेंगे. इस पूरी साल जो भी हमें कहानी सुनानी थी हमने सुना दी. अब आपको बीच बीच में जब जब गाइडेंस की जरूरत रहेगी तो आपका भाई यहां पर खड़ा है. लेकिन आज हम लोग अभी चर्चा करते हैं हमारे सिलेबस की, और श्री गणेश कर देते हैं हमारे सिलेबस का. करेक्ट? तैयार हो दोस्त? बहुत शानदार. ये जो महानुभाव हैं इनको सबसे पहले तो सादर प्रणाम, और चैट में भी एक बार लिख दीजिए महेश्वरी सर ओपी. इनका नाम है डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, और इनको सादर प्रणाम क्यों? दुनिया में तो कई साइंटिस्ट हुए हैं. ही इज अ बॉटनिस्ट, कई बॉटनिस्ट हुए हैं, और इस बैच को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग लीड करने वाले हैं.
तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग बहुत सीरियस रहें, बहुत सिंसियर रहें। बहुत उम्मीदें हैं मुझे आपसे, एज अ फ्रेंड, एज अ दोस्त, एज अ बड़ा भाई। तो उन चीज़ों को हम लोग बहुत ही प्यार से लेकर के चलेंगे। प्लीज़ मेक श्योर आप बहुत ईमानदार रहें, बहुत ऑनेस्ट रहें, बहुत लॉयल रहें विद योर प्रिपरेशन। और इतना मज़ा आएगा आगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। चीज़ें बहुत आसान हो रही होंगी, बहुत आराम से आपको बायोलॉजी समझ में आ रही होगी। एफर्टलेस बना देंगे बॉटनी, यानी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो क्लास में करा रहा हूँ उसके बाद जाओ, खेलो, कूदो। बॉटनी का टाइम कहीं भी डिवोट करो, केमिस्ट्री को दो, फिजिक्स को दो, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। I'll make sure that you need any kind of extra resource for botany other than your brother. That's it. मेरे अलावा आपको किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करके खुद ही नोट्स बना दूंगा, खुद ही सब कर दूंगा। जो आपको एडिशनल चीज चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन, 1 day बिफोर एग्जामिनेशन, 1 month बिफोर एग्जामिनेशन, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू एवरी कॉमेंट, एवरी मैसेज जो भी आपका बैच पे आएगा। जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा वो भी मैं लेने के लिए एकदम तैयार हूं। आई नीड टू डू माई बेटरमेंट ऑल्सो। मैं भी अपने आप को बेहतर बनाने पे दिन रात काम करता हूं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मुझको कहीं पर भी करेक्ट करते हो या आप मुझे कोई भी ऐसी चीज बताते हो जो मुझे और करनी चाहिए। मैं जितना भी सक्षम हूं, मैं आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मुझे बैच मिला, कि अपने अर्जुनास के साथ आई वुड बी स्पेंडिंग 1 more year। ये जो जर्नी 1 साल की थी वो अब 2 साल की हो जाएगी। एंड वी विल बी शेयरिंग अ ग्रेट बॉन्ड फॉर लाइफ टाइम ऑलवेज, जैसा कि हम बाकी जार्विस के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जर्नी होने वाली है। आई एम सुप्रीमली एक्साइटेड एंड आई होप कि आप लोग अपना प्यार और अपना भरोसा मुझ पर जताएंगे। और अगर आप मुझसे पहले कभी नहीं पढ़े हैं, मैं सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूंगा कि गिव मी 2-3 क्लासेस टाइम एंड दैट्स इट। वहीं पर आपको पता लग जाएगा कि आपका डिसीजन जो है वो मैं गलत नहीं होने दूंगा। इफ़ यू आर हियर, इफ़ आई एम हियर, देन कुदरत ने, यूनिवर्स ने कोई सिनर्जी बनाकर हम लोगों को साथ एक सेम पेडेस्टल पे खड़ा किया है। तो इस मौके को मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। आई विल गिव माई 110% टू बी कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू गाइस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 100% फ्रॉम यू ऑल्सो, दैट वी कैन क्रिएट वंडर्स। इस बार का जो रिजल्ट आए वो एफर्टलेस आए। खुशी से पढ़ेंगे, मौत से पढ़ेंगे, लेकिन रिजल्ट ऐसा आएगा कि सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एंड आई कैन मेक दैट श्योर, है ना। आराम से करेंगे दोस्त पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। बहुत प्यार से चलेंगे, खुशी खुशी मजे मजे में पढ़ेंगे, है ना। ऑल राइट एवरीवन, सॉरी थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया बिकॉज आज हम लोगों ने काफी एक्स्ट्रा बातें भी करी हैं रिलेटेड टू आवर बैच कमेंसमेंट। लेकिन अब क्योंकि कल से सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बातें हो रही होंगी तो थोड़ा आपको टाइमली ही छोड़ दिया जाएगा। वही आपका 1 घंटा 45 मिनट के आसपास की जो क्लास टाइमिंग है उसी पे आपको छोड़ दिया जाएगा, है ना। राइट। और मैट इजी के नोट्स आपके साथ हैं तो आप ये मत सोचिए कि कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आप देखें तो आज मैंने जो भी यहां पे लिखवाया है ऑलरेडी उसका 99% पार्ट मैट इजी के अंदर है। तो मैट इजी बॉटनी सर्च करिए पीडब्ल्यू स्टोर पे, अमेजॉन पे, और आराम से उसको लेकर के मेन फोकस सुनने पे, समझने पे लगाइए, कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगाइए। वो बुक इसीलिए लिखी गई है जिससे आपका टाइम बचे, है ना। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा टाइम का हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे कल एक और फंटाबुलस सेशन के साथ जहां पर हम अपने सिलेबस को, कोर सिलेबस को स्टार्ट कर रहे होंगे। आज तो हमने बहुत बेसिक बातें करी हैं, जनरल बातें करी हैं। कल थोड़ा और डेप्थ में घुसेंगे चीजों की और बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ हम हमारे सिलेबस को शुरू कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। और आज का सेशन अगर बहुत मजेदार लगा तो वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन, उससे मेरा मोराल बहुत बूस्ट होगा। एंड आप सभी के पॉजिटिव कमेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे इंतज़ार रहेगा। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीवन हु इज सपोर्टिंग। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। आज की क्लास खत्म, मौज करो। ये होमवर्क अगर करना है तो कर लेना, अदरवाइज कल कर लेंगे हम लोग कल की क्लास के बाद। अभी चिल मारो, आराम से फैमिली को थोड़ा टाइम दो क्योंकि आगे चल के वक्त थोड़ा और कठिन होने वाला है। हम लोग आपसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की उम्मीद कर रहे होंगे। तो अभी जब तक आपका सिलेबस पेस नहीं पकड़ता तब तक थोड़ा बहुत फैमिली को टाइम दीजिए और अपने हेल्थ पे भी थोड़ा बहुत गौर फरमाइए। बाद में हम लोग पढ़ाई लिखाई में एकदम डूब जाने वाले हैं। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया क्लास लेकर के। मिलता हूं आपसे कल, थैंक यू, बाय।